अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एमडीकेट फिज़िक्स सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका आज हम सेकंड लेक्चर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका मेन चीज़ है वो सबसे जो है वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है चार्जेस के। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उसके लिए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स को देखेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल, यानी सिर्फ एक चार्ज का अगर आप मैग्नीट्यूड डबल करेंगे तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी 2F, और अगर दोनों चार्जेस का आप मैग्नीट्यूड डबल कर देंगे तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी 4F। नेक्स्ट वन, अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें तो इफ +2 कूलम एंड -4 कूलम चार्जर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r and force between them is 100 Newton. If these charges are connected together and separated to same distance r, what will be the new force now? आपको वो कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक के ऊपर चार्ज आपके पास है +2 कूलम और दूसरे के ऊपर आपके पास चार्ज है -4 कूलम। अब वो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे, यानी वायर से अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि जब दो चार्जेस को आप लोग कनेक्ट करते हो तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है अनटिल के दोनों पे चार्ज जो है वो सेम हो जाए। अब क्या होगा, +2 चार्ज है वो माइनस की तरफ मूव करेगा, तो इस फर्स्ट वन पे हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा 0, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा -2 चार्ज रह जाएगा। अब ये -2 चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, यानी 1 इधर आ जाएगा -1 और -1 ही इस पे रह जाएगा। अब उसने ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास पहले दो चार्जेस के दरमियान रेशो 100 न्यूटन थी, तो अब ये जो इनका जो चार्ज रेशो है वो चेंज हो गई है, तो अब इनके दरमियान फोर्स क्या होगी। अगर हम लोग पहली फोर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी F इज़ इक्वल टू Q1 Q2, बाकी सारे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि R की भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो दैट्स मीन इट्स कांस्टेंट। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो हम लोग वैल्यू निकालें तो हमारे पास आती है 8 न्यूटन। अगर हम लोग सेकेंड फोर्स के लिए वैल्यू निकालें 1 पुट करके, तो हमारे पास क्या आएगी 1 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। अब देखें F2 ओवर F1 इज इक्वल टू 1/8 आ गया हमारे पास। F2 इज इक्वल टू 1/8, F1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 100 न्यूटन अवेलेबल है, तो 100 को जब आप 8 पे डिवाइड करोगे तो सेकेंड फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी 12.5 न्यूटन। नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद एन अदर ऑब्जेक्ट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक की हुई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे के साथ रगड़े और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी मैस में क्या इफेक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मैस कम हो रहा होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट आपके पास एज इट इज़ बुक में भी लिखी हुई है कि शॉर्ट टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। रिपल्शन जो है वो शॉर्ट टेस्ट है, अगर अट्रैक्शन हो तो मे बी बॉडी न्यूट्रल हो, मे बी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 चार्जेस +4 E and +8 E placed at fixed distance have electrostatic force F if both charges are given charge of -4 E, force between them becomes। अब देखें यहाँ पे भी वही चीज़, एक चार्ज है उसके ऊपर हमारे पास एक का चार्ज +4 है, दूसरे का चार्ज हमारे पास क्या है +8 है। दोनों को अगर हम लोग -4 चार्ज देंगे तो क्या होगा, +4 और -4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जबकि +8 के ऊपर हमारे पास चार्ज क्या रह जाएगा +4। तो आप देखेंगे जब आप इस पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², तो Q जो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है यानी Q1 Q2 वो हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास दोनों के दरमियान कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट फिर आपके पास ये तो होगी फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है, तो सिंपल चार्जेस के लिए होगी कि फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है। अगर आपके पास कोई शेप दी हुई है, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे आपको चार्जेस रख के दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप जो नेट फोर्स है अब आप उसको फाइंड करो। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आता है F नेट F1² + F2², यानी F1 जो चार्ज 1 है, अगर सपोज यहाँ पे चार्ज 1 है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, चार्ज 2 कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसका आप लोग स्केयर लोगे
तो हमारे पास आंसर ये इस फॉर्मूला के अंदर पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि अगर हमारे पास चार्जेस दोनों सेम हो तो हमारे पास F1 फोर्स 1 जो है वो इक्वल होगी फोर्स 2 के। इस केस में आप सिंपली ये ऊपर वाले फॉर्मूला को मॉडिफाइड किया हुआ है, आप सिंपली F नेट इज इक्वल टू √3F जो है वो लगा के नेट फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, एक MCQs है कि एक स्केयर है, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमें चार्जेस दिए हुए, डिस्टेंस जो है उसको भी मेंशन किया हुआ है, ये 2x है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, x है। अगर आपको वैल्यूज़ दे दी जाए कि ए वाला जो चार्ज उसकी वैल्यू 2 कूलम है, बी की 5 कूलम, सी की 10 कूलम, डी की वैल्यू जो है वो 6 कूलम है, आपसे पूछा ये जाए कि किन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है या किन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मिनिमम है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R²। अच्छा, अब आप लोग सिर्फ ये नहीं करोगे कि जो स्केयर हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ते हैं ये सिर्फ उस लाइन के जो है अलोंग एग्जिस्ट करती है जो दो चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रहे हो। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना मैं ए बी की फाइंड करूँ, बी सी की, सी डी की और ए डी की, बल्कि इसके अलावा आप लोगों ने ए और सी की फोर्स भी फाइंड करनी क्योंकि इनको भी करेक्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा बी और डी की आपस में जो फोर्स है ये भी आप फाइंड करोगे। फिर आप देखोगे कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम, वो सिंपली आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाओ Q1 Q2 की और नीचे R की वैल्यू जो है उसको पुट करते जाओ, आपके पास आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो कहते हैं कूलम फोर्स हमारे पास वैक्यूम के अंदर मिनिमम होती है क्योंकि उसके अंदर एपिलेप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कूलम फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज 0। वही बात जो अभी मैंने की कि कूलम फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्सर्ट करेगी जो दो चार्जेस को ज्वाइन करिए। अब उसने पूछा परपेंडिकुलर टू द लाइन बिटवीन टू चार्जेस, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, तो हमारे पास ये 0 होगी। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके हमारे पास E इज इक्वल टू KQR, और अगर हम लोग ग्रेडियंट की बात करें तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास आता है -ΔV डिवाइडेड बाय ΔR। कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। जब आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान देखते हो तो हमेशा लाइंस की डायरेक्शन आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही नज़र आती है। उसके बाद कह रहा है इफ़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0 देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। अब ये स्टेटमेंट समझने वाली है। अब आप अगर ये सेकंड फॉर्मूला देखो, अगर मैं इसमें ये कहूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आपके पास 0 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ΔV 0 है, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो सकता है लेकिन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 0 नहीं होगा। फिर वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम यानी पहले भी 15 थी फिर भी 15 रही, थोड़ी देर बाद फिर 15 ही है, यानी उसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी ΔV/ΔR जो है हमारे पास सेम रह रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि अगर आपके पास दो स्फीयर्स ऐसे हैं जिनका रेडियस रेशो 1:2 है और आप उन्हें कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हो इन सच अ वे दैट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड देन चार्ज स्टोर्ड ऑन देम विल बी। कह रहा है आपके पास दो स्फीयर्स ऐसे हैं, ठीक है, आपने उनको कनेक्ट कर दिया वायर के साथ। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड होने का मतलब ये है कि दोनों जो है वायर कनेक्ट करने के बाद सेम पोटेंशियल पे जो है वो आ जाएंगे। अब इस केस में आप देखो ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय V। इक्विलिब्रियम है तो V हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सेम है, K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस का रेशो हमें दिया हुआ है 1:2, तो चार्ज की रेशो भी क्या हमारे पास आ जाएगी, वही रेशो जो रेडियस की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो फील्ड चार्जेस के दरमियान कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जीरो फील्ड यानी जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास नहीं करी। अगर आपके पास दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं, सिमिलर और इक्वल चार्जेस, सिमिलर का मतलब ये है कि उन दोनों पे जो साइन है वो सेम हो, इक्वल का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं 5 कूलम के सपोज, तो जीरो फील्ड उनके मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये आपको एग्जांपल साइड पे नज़र आ रही है, दो सेम चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, इनके सेंटर में जीरो फील्ड आपको नज़र आ रहा है, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास
नहीं करी। कह रहा है कि अगर आपके पास ऑपोजिट और अनइक्वल चार्जेस हों, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट है, तो जीरो फील्ड हमारे पास इन्फिनिटी पे हम लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है। फिर कहता है कि अगर आपके पास सिमिलर और अनइक्वल चार्जेस हैं, यानी चार्ज दोनों पे सेम है लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, तो जीरो फील्ड हमारे पास चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा, नियरर टू दी स्मॉलर वन, जो छोटा चार्ज होगा उसके करीब एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको एग्जैक्ट पता करना हो कि कहाँ पे है या उसका मैग्नीट्यूड क्या क्या है, तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, E इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर ऑपोजिट चार्ज है और अनइक्वल है, तो तब जो है जीरो फील्ड जो है वो स्मॉलर वन के करीब एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आउटसाइड, यानी दो चार्जेस के दरमियान में नहीं, बाहर वाली साइड पे आपको वो नजर आएगा। और उसका फॉर्मूला आपके पास सेम वही है, बस पीछे वाले में आपके पास माइनस का साइन था, इसमें आपके पास प्लस का साइन यूज होगा। कह रहा है कि अगर दो आइसोलेटेड चार्जेस हैं, यानी ऐसे चार्जेस हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए नल पॉइंट या जीरो फील्ड जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी पे। दो तरह के चार्जेस का इन्फिनिटी पे करेगा, एक आइसोलेटेड चार्जेस का, दूसरे ऑपोजिट और अनइक्वल चार्जेस का। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एज इट इज़ फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसके अलावा इसके अंदर टॉपिक के अंदर एक और फॉर्मूला आता है, वी इज इक्वल टू क्यू नॉट, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। फिर हम लोग इसी की एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एन एक्सटर्नल एजेंसी कैरीज -5 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड परफॉर्म 100 जूल वर्क, द पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट विल बी। चार्ज हमारे पास कितना है, -5, वर्क हमने कितना किया, 100 जूल, हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे और पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज्ड, दे आर देन यूनाइटेड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप बाय व्हाट फैक्टर विल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज। कह रहे हैं कि 27 आपके पास ड्रॉप्स थे वाटर के, जिनका साइज जो था वो इक्वल था, आपने उनको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कितना आएगा उसके अंदर। इसके अंदर अगर आप लोग नॉर्मल वे से करते हैं तो इसके अंदर लंबी कैलकुलेशन आती है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपने याद करना है, वी बिग इज इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल, यानी वोल्टेज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, और वी बिग यानी वोल्टेज ऑफ लार्जर ड्रॉप जो आपके पास बना है। अगर आपके पास यहाँ वोल्टेज की कोई वैल्यू दी हुई तो आप वो पुट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एन दिया हुआ है जो क्या है 27 है। 27 को पुट करेंगे हमारे पास, तो 27 हमारे पास बनता है स्क्वायर 3 की क्यूब का, देखेंगे आ जाएगा 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 के इक्वल होता है, और बाहर हमारे पास पावर क्या है 2/3। ये 3 से क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज है। नेक्स्ट हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे पास है कैपेसिटर। सिंपली कैपेसिटर के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। सी हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस है जिसका फॉर्मूला है ए एपिलेप्सी नॉट डिवाइडेड बाय डी। इसमें एक चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया ए दिया हुआ है ना, ये फेसिंग एरिया ऑफ प्लेट है। जैसे मैं दो प्लेट्स इस तरह से ड्रॉ करूँ, अब देखें, अब इन दोनों प्लेट्स का फेसिंग एरिया कौन सा है, ये वाला जिनके दरमियान मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारा एरिया क्या है फेसिंग एरिया, यानी जो दोनों प्लेट्स आपस में फेस कर रही हैं। अभी जो नीचे वाला ये वाला एरिया है या ये वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग कंसिडर नहीं करोगे। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया जाए कि टोटल एरिया इसका इतना है, सपोज 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और आपके पास फेसिंग एरिया 15 है, तो आप लोग कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए फेसिंग एरिया इस्तेमाल करोगे, टोटल एरिया आप यूज़ नहीं करोगे। फिर जो हमारी कैपेसिटेंस है, जब हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। कहते हैं कि अगर आप लोग डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करवा देते हो तो हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो आएंगी। उस टॉपिक में से जो आपका है पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज़ होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ होगा चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी, ई डिक्रीज़ करेगा, सी मीडियम इंक्रीज़ करेगा, और वोल्टेज या वी मीडियम हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई दफ़े एमसीक्यूज़ में आ चुका हुआ है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अच्छा कैपेसिटर के बारे में होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है वो चार्ज करता है, यानी जितना चार्ज कैपेसिटर की एक प्लेट पे है उतना ही चार्ज कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे होगा, सिर्फ क्या होगा, साइन का डिफरेंस है, एक में पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव। अगर आप पे पूछा जाए कि ओवरऑल कैपेसिटर पे क्या चार्ज होता है, तो ओवरऑल कैपेसिटर पे हमेशा जीरो चार्ज होता है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज स्टोर है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज स्टोर है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि टू प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास +7.5 और -7.5 है। कहते हैं एक प्लेट के ऊपर आपके पास जो चार्ज है वो 15 कूलम्ब है, तो आप हमारे पास क्या करें, कैपेसिटेंस को फाइंड करके दें। अब आप डेल्टा वी को पहले तो फाइंड करोगे, 7.5 माइनस माइनस 7.5 दोनों को आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। Q इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1 फेरेड। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज की फॉर्म है, ये आप लोगों ने याद करने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ई इज इक्वल टू 1/2 QV। अब आप लोग पूछोगे इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको Q और V की वैल्यू दी है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करो, C और V की दी है तो सेकंड फॉर्मूला। अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करते जाना है। 1/2 QV इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एपिलेप्सी नॉट R E स्क्वायर इंटू AD, या 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। ये चारों फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी की कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोरेज के। कहते हैं फिर आपके पास दो तरह के केसेस आते हैं कि एक में अगर कैपेसिटर के साथ बैटरी परमानेंटली जो है वो कनेक्टेड है, या अगर कैपेसिटर से बैटरी डिसकनेक्टेड है। अगर बैटरी जो है प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो हमारे पास पोटेंशियल तो चेंज होता रहेगा लेकिन चार्ज हमारे पास इस केस में कांस्टेंट रहेगा। फिर वही बात, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू जो है वो चार्ज करता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है दोनों कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को परमिट करता है, यानी अपने अंदर से गुजरने देता है। लेकिन अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आपको जो है वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन को देखते हैं। सीरीज कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसके अंदर करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिल रहा हो, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर मल्टीपल पाथ जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर ये ऑपोजिट होता है इससे। उसके बाद अगर हम लोग सीरीज कम्बिनेशन की बात करें तो जो कैपेसिटर हमारे पास C1 होता है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू C2 से। और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो V1 कम होता है V2 से। ये आपने एज इट इज़ चीज़ें याद कर लेनी है, ये MCQs में पूछी जाती हैं। इसके अलावा पैरेलल के अंदर आपके पास Q1 ग्रेटर होता है Q2 से और V1 ग्रेटर होता है V2 से, और फिर V2 ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू V3। उसके बाद वोल्टेज डिवीजन फॉर टू कैपेसिटर्स। वोल्टेज डिवीजन कैपेसिटर्स पे किस तरह से होती है, अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर अटैच हैं और आपको ये कहा जाए कि सपोज आपको कहा जाए दो कैपेसिटर आपके पास सीरीज़ में अटैच हैं और आपको ये कहा, और ये नेक्स्ट ये हमारे पास बैटरी के साथ अटैच हों और आपको कहा जाए कि V1 के अक्रॉस जो है आप वोल्टेज फाइंड करो किसी एक कैपेसिटर के अलोंग, तो आप कैसे करोगे। V1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C1, और अगर इसी फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V। तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए V1 जो है वो फाइंड करोगे। इसी तरह V2 फाइंड करने के लिए आप C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V। आप किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज डिवीजन का जो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर जो आपके कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन में अटैच हैं, सीरीज़ में नहीं है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। लेकिन ये उस केस में है अगर आपकी पॉजिटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है। मतलब क्या है कि अगर आपका कैपेसिटर इस तरह से आपस में अटैच है कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, यानी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
इस तरह से कनेक्टेड हैं। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपके पास जो है ऑपोजिट अटैच है, यानी ये पॉजिटिव प्लेट आपकी नेगेटिव के साथ अटैच है और ये नेगेटिव प्लेट आपकी सपोज पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आप माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे नेट वोल्टेज फाइंड करने के लिए। फिर आपके पास कैपेसिटर के जब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं तो दो केसेस होते हैं। एक तो ये कि कैपेसिटर चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर का मतलब ये है कि वो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और दूसरा आपके पास आता है चार्जिंग कैपेसिटर, यानी ऐसा कैपेसिटर जो अभी भी बैटरी के साथ अटैच है। जब आप चार्ज और आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करते हो, अगर इनके दरमियान हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास चार्ज सेम रहता है, यानी क्यू वैक्यूम हमारे पास क्यू मीडियम के इक्वल ही रहेगा, चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। वी जो हमारे पास वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करेगा, ई डिक्रीज़ करेगा और हमारे पास एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अगर हम लोग चार्जिंग कैपेसिटर की बात करें तो उसमें हमारे पास वोल्टेज भी सेम रहेगा, ई मीडियम ई वैक्यूम भी सेम रहेंगे, चार्ज आपके पास इंक्रीज़ करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी और एनर्जी स्टोर भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। बाय विच फैक्टर, जो भी डाइलेक्ट्रिक का आपके पास ई आर की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास इंक्रीज़ होगा चार्ज चार्ज कैपेसिटेंस और एनर्जी का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपके लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।